गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे। वैसे आज हमको क्लास 11 का वीडियो लेकर के आना था, लेकिन जैसा कि हम बताए थे कि अभी चैनल पर क्लास 11 का स्टूडेंट बहुत कम जुड़ा हुआ है, इसलिए क्लास 11 के वीडियो का उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता है। तो हम क्लास 11 के वीडियो को 1-2 दिन के बाद लाएंगे, ठीक है, कल या परसों तक हम लाएंगे। अभी हम लोग क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, 100 परागकण बनने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता होगी? 100 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता होगी? हम लोग जानते हैं कि जब एक बार मियोटिक डिवीजन होता है तो 4 सेल बनता है, यानी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जैसे एक बार मियोसिस होगा तो उससे 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। वो 4 माइक्रोस्पोर आगे चल करके 4 पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब एक बार मियोसिस होता है तो उससे आगे चल करके 4 पॉलन ग्रेन, 4 परागकण का निर्माण होता है, 1 से 4। तो यहाँ कहता है 100 परागकण बनने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है 100, 50, 25 या फिर 20। तो इसका सही आंसर होगा, आसान है, इसका सही आंसर होगा 25। होगा कि नहीं? 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल रहेगा, प्रत्येक में एक बार मियोटिक डिवीजन होगा, तो कुल कितना बार हो गया? 25 बार हो गया। और उससे प्रत्येक से 4 पॉलन ग्रेन, यानी कि 25 से 100 पॉलन ग्रेन बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघा स्नेल द्वारा परागन यानी पॉलिनेशन कहलाता है। जब क्रॉस पॉलिनेशन स्नेल घोंघा के माध्यम से होता है तो उस क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेलेकोफिली, जूफिली, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। इसका सही आंसर होगा मेलेकोफिली, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है स्ट्रॉसबर्गर, जेसी बॉस, सी नंबर है महेश्वरी और डी नंबर है नावस्चिन। इसका सही आंसर होगा नावस्चिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में N, 2N तथा 3N मतलब हैप्लॉइड, डिप्लॉइड तथा ट्रिप्लॉइड स्थिति मिलती है क्रमशः। अब यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, सभी ऑप्शन में 3 वर्ड दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट वर्ड होना चाहिए हैप्लॉइड, सेकंड होना चाहिए डिप्लॉइड और थर्ड होना चाहिए ट्रिप्लॉइड। तो इस क्रम में हम चेक करते हैं कि ये पहला हैप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड और तीसरा ट्रिप्लॉइड कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ ए नंबर इंडोस्पर्म, यहाँ इंडोस्पर्म से शुरुआत हो गया, तो इंडोस्पर्म तो ट्रिप्लॉइड होता है, तो यहीं पर यह आंसर गलत हो गया। ठीक है, बी नंबर में है एग, एग तो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, फिर इसका सेकंड है एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स भी हैप्लॉइड होता है, तो ये भी एन, ये भी एन, ये भी नहीं होगा। मतलब पहला एन होना चाहिए, दूसरा 2N होना चाहिए, तीसरा 3N होना चाहिए। और थर्ड में देखते हैं इंटीगमेंट, ये इंटीगमेंट डिप्लॉइड होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और डी नंबर ऑप्शन है एग, ये तो हैप्लॉइड होता है। फिर है न्यूसिलस, न्यूसिलस की सेल्स डिप्लॉइड होती है। एंड इंडोस्पर्म ये होता है ट्रिप्लॉइड। तो ये जो डी नंबर ऑप्शन है यही होगा सही आंसर, क्योंकि एग होता है हैप्लॉइड, न्यूसिलस होता है डिप्लॉइड और इंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड। तो N, 2N और 3N स्थिति मिल रहा है डी नंबर ऑप्शन में, इसलिए आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूल में मियोटिक डिवीजन होता है। ओव्यूल में मियोटिक डिवीजन होता है मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ना, उसमें यही बताना है कि ओव्यूल के किस भाग में, ओव्यूल के अंदर क्या होता है जिसमें कि मियोटिक डिवीजन होता है। ऑप्शन है न्यूसिलस, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर और आर्कीस्पोरियम। ठीक है, आर्कीस्पोरियम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, इसी में मियोसिस होगा। ठीक,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओव्यूल के स्टॉक यानी डंठल को कहते हैं, तो ओव्यूल के डंठल को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल, कैरंकल, न्यूसिलस और पेडिसेल। तो यहाँ आंसर होगा ए नंबर, फ्यूनिकल। ओव्यूल के डंठल को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है। जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर होगा तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? हर्कोगेमी, डाइकोगेमी, पॉलीगेमी या फिर एपोगेमी। तो याद रखना है कि जब फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर होता है तो इस स्थिति को हम कहते हैं डाइकोगेमी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या है? जब एंथर स्टिग्मा से पहले मैच्योर होता है तो इस अवस्था को कहते हैं, यानी कि जब एंथर स्टिग्मा से पहले मैच्योर होगा, यानी कि एंथर पहले मैच्योर होगा, स्टिग्मा बाद में मैच्योर होगा। एंथर किसका पार्ट है? स्टामेन का, और स्टिग्मा किसका पार्ट है? कार्पेल का। तो कार्पेल से पहले कौन मैच्योर हो जाएगा? स्टामेन, यानी कि एंथर पहले मैच्योर हो रहा है। हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअलिटी, हेट्रोस्टाइली, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। यहाँ सही आंसर होगा सी नंबर, प्रोटेंड्री। यानी कि अगर एंथर पहले मैच्योर हो रहा है तो इसको बोलेंगे प्रोटेंड्री, अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर होगा तब हम उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। ठीक, फिर है वायु परागन यानी एनिमोफिली सबसे अच्छा किस में दिखता है? वायु द्वारा होने वाला जो पॉलिनेशन होता है ना वो सबसे अच्छा किस में देखा जाता है? मक्का, वेलिस्नेरिया, साल्विया या फिर युक्का। तो आंसर होगा इसका मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पॉलन ट्यूब इंटीगमेंट्स को भेदते हुए ओव्यूल में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब अगर इंटीगमेंट को भेदते हुए ओव्यूल के अंदर में प्रवेश करती है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसे हम कहते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या है? पोरोगेमी नहीं होगा, कलाजोगेमी नहीं होगा, मीसोगेमी या नन। तो इसका सही आंसर होगा मीसोगेमी। यानी कि जब ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब इंटीगमेंट को भेदते हुए प्रवेश करती है तो उसको हम बोलते हैं मीसोगेमी, और जब कलाजा को भेदते हुए आएगा उसको बोलेंगे कलाजोगेमी, और जब माइक्रोपाइल को से होकर के वो इंटर करेगा तो उसको बोलते हैं पोरोगेमी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या फिर नन। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है? आसान है, ट्रिप्लॉइड। फिर है नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड। तो याद रखना है एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड, लेकिन जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है कैसा? हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म का निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन के ही होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही इंडोस्पर्म बन जाता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म कैसा होगा? हैप्लॉइड। इतना समझ में आया? इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना है, हम अगले पेज के साथ आ रहे हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में है 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होने पर कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे? यानी कि 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस डिवीजन होने पर कितना पोलन ग्रेन्स बन सकता है? तो एक बार जैसे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक बार मियोसिस डिवीजन होगा तो उससे 4 पोलन ग्रेन बनेगा। तो यहाँ पर है 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो उसमें जब मियोसिस होगा तो उससे कितना पोलन ग्रेन बनेगा? 40 बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं 10, 20, 40 या 80। इसका सही आंसर होगा 40, सी नंबर। ठीक है, फिर है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के चीफ पॉलिनेटर्स हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, जो कृषि फसल होता है ना, उसका मुख्य पॉलिनेटर्स कौन है? जो कृषि फसल होता है, जो फसली पौधे होते हैं, उसमें पॉलिनेटर्स की भूमिका मुख्य रूप से कौन निभाते हैं? कौन परागन में सहायक होते हैं? बटरफ्लाइज, बीज, मॉथ्स और बीटल्स। इसका सही आंसर है बी। तो ज़्यादातर 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन बीज यानी कि मधुमक्खी के माध्यम से होता है।
ठीक है। फिर है ऑर्निथोफिली प्रदर्शित करने वाले फ्लावर्स में कैरेक्टर्स होते हैं। ऑर्निथोफिलिस का मतलब होता है पक्षी परागन। जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर पक्षी के द्वारा होता है ना, तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। तो वैसा फूल जो कि ऑर्थेनोफिली को शो करता है, जिसमें कि पक्षी के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है, उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलता है? तो ए नंबर है ब्लू फ्लावर विथ नेक्टरीज एट बेस ऑफ कोरोला, यानी कि ब्लू कलर का फूल होगा जिसमें नेक्टर कहाँ पर होगा? तो कोरोला के बेस में पाया जाएगा। ठीक है। फिर है रेड स्वीट सेंटेड फ्लावर विथ नेक्टरीज, यानी कि रेड कलर का मीठा सुगंध वाला फूल होगा जिसमें कि नेक्टर भी प्रेजेंट रहेगा। फिर है ब्राइट रेड फ्लावर इनटू थिक इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि चमकदार लाल फूल होगा जिसका कि थिक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा। फिर है व्हाइट फ्लावर विथ फ्रेग्रेंस, सफ़ेद फूल जिसमें कि जो कि सुगंधित होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ए नंबर ब्लू फ्लावर विथ नेक्टरीज एट बेस ऑफ कोरोला, यानी कि जो ब्लू कलर का फ्लावर होता है ना, वह पक्षियों को ज़्यादा आकर्षित करता है। और चूंकि कोरोला के बेस में नेक्टर प्रेजेंट रहता है, तो जब पक्षी अपने चोंच को कोरोला के बेस तक पहुंचाने का प्रयास करती है, तो फिर वहाँ पर एंथर से स्टिग्मा तक जो है पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र की संभावना बन जाती है। ठीक है। फिर देखो क्या है, फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स को निकलकर उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी, एलोगेमी, जीनोगेमी या गिटोनोगेमी। इसका आंसर होगा गिटोनोगेमी। ठीक है। फिर देखो मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल है, यानी कि मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल है, वह कौन सा कंपाउंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है, जिस पर एंजाइम्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो कि अपघटित नहीं होता है? ऑप्शन है लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, लिग्नोसेल्यूलोज और स्पोरोपोलेनिन। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर स्पोरोपोलेनिन। पॉलन ग्रेन का जो बाहर का लेयर एक्साइन होता है ना, वो एक्साइन लेयर इस स्पोरोपोलिनिन का ही बना होता है, और ये स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेसिस्टेंस मटेरियल होता है। यह जल्दी सड़ता गलता नहीं है और हजारों वर्षों तक भी यह प्रकृति में सुरक्षित रह सकता है। इसे अपघटित करने वाला कोई भी एंजाइम अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उस फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं जिसमें मेल गेमिट का ट्रांसफ़र पॉलन ट्यूब द्वारा होता है? यानी कि जब मेल गेमिट का ट्रांसफ़र पॉलन ट्यूब द्वारा होगा, किस में होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में। जब फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है तो पॉलन ग्रेन किसके माध्यम से फीमेल गेमिट तक, मतलब पॉलन ग्रेन का मेल गेमिट किसके माध्यम से फीमेल गेमिट तक पहुंचेगा? पॉलन ट्यूब के माध्यम से। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? पोरोगेमी, साइफोनोगेमी, कलाजोगेमी या सिंगोनोगेमी। ठीक है। तो इसका आंसर होगा साइफोनोगेमी। तो याद रखना है, जब मेल गेमिट फीमेल गेमिट के पास पॉलन ट्यूब के माध्यम से ट्रांसफ़र करता है तो इस फर्टिलाइजेशन को हम साइफोनोगेमी कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मियोटिक डिवीजन के पश्चात हमें मटर के 200 से 400 बीज मिलेंगे? यहाँ पर दो क्वेश्चन, समझ लो कि दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है। एक 200 बीज मिलेंगे, दूसरा है 400 बीज मिलेंगे, यानी कि हम बोल देते हैं अभी 200 से 400 बीज मिलेंगे। फिर से सुनो, कितने मियोटिक डिवीजन के पश्चात हमें मटर के 200 से 400 बीज मिलेंगे? 200 से 400, 400 से 800, 300 से 600 या 250 से 500? यहाँ इसका सही आंसर होगा डी नंबर 250 से 500। बोलोगे कैसे? तो अब ध्यान से समझना है इसको। ठीक है। यहाँ दो तरह का क्वेश्चन है कि कितने मियोटिक डिवीजन के पश्चात 200 बीज मिलेंगे, ठीक है, और कितने मियोटिक डिवीजन के पश्चात 400 बीज मिलेंगे। तो 200 कितना बार मियोसिस होगा जो कि 200 बीज मिलेगा? तो इसका ऑप्शन ये वाला हो गया। ठीक है। और कितना बार मियोसिस होगा जिससे कि 400 बीज मिलेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ये सब हो गया। ठीक। तो हम देखते हैं कि पहले हम 200 पर बात करते हैं। ठीक है। ये जो 200 है ना, 200 बीज पर हम पहले बात करते हैं कि 200 बीज हमें बनाना है। हमें 200 बीज बनाना है तो क्या क्या चाहिए? 200 बीज बनाने के लिए
200 बीज बनाने के लिए हमें चाहिए 200 पोलन ग्रेन, चाहिए कि नहीं? 200 बीज बनाना है तो हमें क्या चाहिए? 200 पोलन ग्रेन चाहिए, ठीक। और क्या चाहिए? तो हमें 200 एम्ब्रायो सेक चाहिए, हमें 200 एम्ब्रायो सेक चाहिए। देखो 200 बीज हम बनाना चाहते हैं, यानी कि 200 ओव्यूल चाहिए, 200 फर्टिलाइज्ड ओव्यूल चाहिए। और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का मतलब है वहाँ पोलन ग्रेन भी होना चाहिए और वहाँ एम्ब्रायो सेक भी होना चाहिए। तो 200 बीज बनाना है, इसलिए हमें 200 पोलन ग्रेन चाहिए और 200 एम्ब्रायो सेक चाहिए, ठीक है। अब 200 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितना मियोसिस की आवश्यकता होगी, यानी कि हम 200 पोलन ग्रेन प्राप्त करना चाहते हैं तो कितना मियोसिस चाहिए? एक बार मियोसिस होता है तो 4 पोलन ग्रेन बनता है, तो 200 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितना मियोसिस होना चाहिए? तो 50 मियोसिस होना चाहिए, ठीक है। 200 पोलन ग्रेन बनाने के लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल में यानी कि 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए, उसमें प्रत्येक में एक बार मियोसिस होगा, यानी कि कुल 50 बार मियोसिस होगा, तब जाकर के 200 पोलन ग्रेन का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, 200 एम्ब्रायो सेक चाहिए, तो एम्ब्रायो सेक का निर्माण होता है किससे? मेगास्पोर से। और मेगास्पोर का निर्माण किससे होता है? मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक। तो मेगास्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होता है, तब जाकर के मेगास्पोर बनता है। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और जाकर के फिर मेगास्पोर बनेगा। तो हम जानते हैं कि एक मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनता है, 4 मेगास्पोर बनता है, जिसमें से 3 डीजेनरेट कर जाता है, नष्ट हो जाता है और केवल एक ही क्रियाशील मेगास्पोर बचता है, ठीक है। यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल में केवल एक बार मियोसिस होगा, तब जाकर के वो एक ही मेगास्पोर बनेगा। एक मेगास्पोर मदर सेल में एक बार मियोसिस होगा तो उससे एक ही मेगास्पोर बनता है और वही एक मेगास्पोर आगे चल करके एक एम्ब्रायो सेक बनाता है कि नहीं? तो यहाँ पर यानी कि एक एम्ब्रायो सेक बनाने के लिए एक मियोसिस की आवश्यकता होती है। यहाँ 200 एम्ब्रायो सेक बनाना है तो इसके लिए हमें 200 मियोसिस की आवश्यकता होगी कि नहीं? तो 50 मियोसिस होना पड़ेगा पोलन ग्रेन के निर्माण के लिए और 200 मियोसिस होना पड़ेगा एम्ब्रायो सेक के निर्माण के लिए, यानी कि 200 और 50 मिलके हो गया 250। तो 250 मियोसिस होना चाहिए 200 बीज बनाने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से अब जैसे 400 बीज बनाना है, ठीक है, 400 बीज बनाना है तो हमें 400 क्या चाहिए? हमें 400 पोलन ग्रेन चाहिए, ठीक है, और 400 एम्ब्रायो सेक चाहिए, 400 एम्ब्रायो सेक चाहिए। तो 400 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 100 मियोसिस होगा, 400 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 100 बार मियोसिस होगा और 400 एम्ब्रायो सेक बनाने के लिए 400 मियोसिस होगा कि नहीं? 400 मियोसिस होगा। तो 400 और 100 मिलकर के हो गया 500, यानी कि 400 बीज बनाने के लिए 500 मियोसिस की आवश्यकता होगी। तो जो क्वेश्चन था यहाँ कि कितने मियोसिस डिवीजन के पश्चात हमें मटर के 200 से 400 बीज मिलेंगे, इसका सही आंसर होगा 250 से 500, यानी कि 200 बीज बनाने के लिए कितना मियोसिस? 250 मियोसिस और 400 बीज बनाने के लिए कितना मियोसिस? 500 मियोसिस। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो रिवीजन करके फिर से देख लेना, हम बता दिए हैं, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें डिवीजन होने से पता चलता है, यहाँ पता चलता है, ठीक है, किसमें डिवीजन होने से पता चलता है कि मियोसिस डिवीजन हुआ है? किसमें डिवीजन होने से पता चलता है कि मियोसिस डिवीजन हुआ है? ऑप्शन है सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स है उसमें, सेल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, जो लेटरल मेरिस्टेम उसकी सेल्स में, माइक्रो स्पोर्स एंड एंथरवाल या माइक्रो स्पोरोसाइट्स यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल,
तो हम जानते हैं कि माइक्रोस्पोरोसाइट या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है ना, इसमें मियोसिस होता है। इसमें जब भी डिवीजन होगा मियोसिस होगा, इसमें माइटोसिस नहीं होता है। और बाकी जितना भी सेल्स है ना, सब में माइटोसिस होता है, सब में इन सभी में मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस केवल माइक्रोस्पोरोसाइट यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है। तो जैसे ही माइक्रोस्पोरोसाइट या माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा तो हम बोलेंगे कि वो डिवीजन क्या है, मियोसिस है। ठीक है, फिर है पॉलिनेशन होता है। किसमें पॉलिनेशन होता है? तो ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, फिर है एंजियोस्पर्म्स एंड फंजाई। तो याद रखना है कि प्लांट का ये सब ग्रुप है। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, प्लांट का ये सभी ग्रुप है, जिसमें से 2 ही ग्रुप का प्लांट है जिसमें कि पॉलिनेशन होता है। एक है एंजियोस्पर्म, एक है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में ही पॉलिनेशन हो सकता है, बाकी किसी भी ग्रुप यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सब में पॉलिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म, सी नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रायो सैक किसके अंदर बनते हैं? एम्ब्रायो सैक किसके अंदर बनते हैं? ऑप्शन है एम्ब्रायो, एक्सिस पार्ट ऑफ एम्ब्रायो, ओव्यूल और इंडोस्पर्म। सिंपल है, एम्ब्रायो सैक कहाँ पर होता है? ओव्यूल के अंदर होता है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ओव्यूल। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो पहले। तो आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 78 तक सॉल्व कर लिए। इसके आगे 79 से जहाँ तक हो पाएगा अगला एक ही लेक्चर बनेगा, उसमें जहाँ तक भी ऑब्जेक्टिव हो पाएगा हम एक लेक्चर में 2 पेज लिखने का हम कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा लिखने से हमको भी परेशानी होती है, हमको मेहनत लगता है। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि एक दिन में हम 2 पेज जहाँ तक हो सकता है, चाहे 20 ऑब्जेक्टिव हो जाए, 25 ऑब्जेक्टिव हो जाए, वहाँ तक हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में 79 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से 100+ ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। तो अगला एक लेक्चर जो है ऑब्जेक्टिव का होगा, उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नया चैप्टर हो सकता है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।